अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। एक तरफ तो आज कौमी असम्बली ने आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की और हर साल 10 अप्रैल को मुल्क भर में यौम दस्तूर मनाने का ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ आइन से खिलवाड़ का सिलसिला भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत खत्म हो गई है, लेकिन साफ जाहिर है कि फंड्स की कमी और सिक्योरिटी मसाइल को जवाब बनाकर 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत अदालती फैसले के मुताबिक पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के मूड में नजर नहीं आती। हुकूमत का अक्टूबर में कौमी और सूबाई इलेक्शन एक साथ कराने पर इसरार है। 4 अप्रैल के अदालती फैसले के फौरन बाद ही वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले को पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया था। इस सूरत हाल के तनाजुर में आईनी माहिरीन इस खदशे का इजहार करने लगे कि अगर अदालत का फैसला न माना गया तो तौहीन अदालत के जुर्म में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की छुट्टी हो जाएगी। फिर पीडीएम हुकूमत ने बड़ी महारत से पैंतरा बदला। बादजा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसके बाद यह खबर सामने आई कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक नया ऑपरेशन मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उसके बाद आज वफाकी काबीना ने पंजाब इलेक्शन के फंड्स का मामला पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दी। फंड्स की समरी की काबीना से मंजूरी के बाद पंजाब में इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट के ऊपर डाल दिया गया है। इसलिए आज ही सेनेटर ताहिर बसिंजो ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन में कराने की करारदाद सेनेट में पेश की, जो मंजूर कर ली गई। चुनांचे यह साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए हुक्मरान जमात ने पार्लियामेंट को अदालत उज़्मा के सामने ला खड़ा किया है, जिसके बहुत ही भयानक नतायज सामने आ सकते हैं। याद रहे कि अदालत उज़्मा ने 4 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देते हुए पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले में यह हुक्म दिया गया था कि पंजाब में इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक कराए जाएं। वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड्स जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को यानी कल सुप्रीम कोर्ट में फंड्स मुहैया करने की रिपोर्ट जमा कराएगा। इसी तरह फैसले में यह भी हिदायत की गई थी कि पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराहम करेगी। पंजाब की निगरान काबीना और चीफ सेक्रेटरी 10 अप्रैल यानी आज के दिन तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमले की रिपोर्ट पेश करेंगे। निगरान हुकूमत पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम मुआवनत और वसाइल फराहम करेगी। इसी तरह वफाकी हुकूमत भी इंतखाबात के लिए वसाइल और मुआवनत फराहम करेगी। फैसले में यह भी कहा गया था कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, FC और दीगर इदारों से एहलकार फराहम करे। वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराहम करेगी। वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत पंजाब ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद न किया तो इलेक्शन कमीशन अदालत उज़्मा को आगाह करेगा, लेकिन शहबाज हुकूमत ना तो अदालत का फैसला मानने को तैयार है और ना ही तरीके इंसाफ से बातचीत करके इस बहरान को टालने में संजीदा है। हुकूमत सिक्योरिटी मसाइल और फंड्स की कमी को जवाब बनाते हुए यह भूल रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके हमरा बैरून मुल्क जाने वाले वफूद के दौरों पर इस खाली खजाने से 1 अरब 31 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद के अखराजात हुए हैं। इसी तरह हुकूमत धड़ल्ले से मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स भी जारी कर रही है, लेकिन पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स की फरहमी पर हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। मारूफ मुफक्किर और फलसफी इब्न खल्दून ने अपनी मशहूर ज़माना किताब मुकदमा में लिखा था कि कौमी मसाइल को अंधी मोहब्बत और अंधी नफरत की बजाय अकल की रोशनी में हल करने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि कौमी मसाइल को अकल की रोशनी में हल करने का रास्ता अहले फिक्र दिखाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में सब कुछ उल्ट हो रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, माहिर आईन कानून आबिद ज़ुबैरी साहब और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के मामलात को बहुत गहरी निगाह से जानते हैं और एक मोतबर आवाज़ समझे जाते हैं, कंवर दिलशाद साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिद ज़ुबैरी साहब, इन मामलात पर बढ़ने से पहले जिस पर कुछ देर पहले एक बहस शुरू हुई, वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, जो आगे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, उनकी आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक कन्वेंशन, ये इजलास नहीं था, ये एक कन्वेंशन था आइन की गोल्डन जुबली के सिलसिले में, वहाँ उनकी शिरकत, और उस शिरकत में उनके साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ़ रखते थे, जिन्होंने उन मुकदमात के ऊपर दलाइल देना शुरू कर दिए जो मुकदमात उनसे जुड़े हुए, यानी मनी लॉन्ड्रिंग और फेक बैंक अकाउंट्स केस, जिसमें वो और उनकी हमशीरा नामजद थी, और इसके अलावा जजों पर, अदलिया पर और फैसलों पर उन्होंने बहस की, और उनके साथ ही काजी फायद ईसा साहब तशरीफ़ रखते थे। ये अपीयरेंस उनके कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ जाती है या इस तरह की अपीयरेंसेस जजेस देते रहते हैं?
देखिए ये कन्वेंशन था और एक आइन की हमारी 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उसमें उनको मुझे नहीं पता उनको मदऊ किया गया था या सुप्रीम कोर्ट के सारे जज साहिबान को किया गया था। और जो भी वहाँ तकारीर हुई उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा ने उसकी बड़ी वजाहत की कि उनको ये नहीं पता था। उनसे जब उन्होंने स्पीकर साहब से बात की थी तो स्पीकर साहब ने कहा था ये कन्वेंशन होगा, इसमें सियासी तकारीर नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने वजाहत की उन्होंने क्लियरली कि उनका वो वहाँ तशरीफ़ लाए हैं कि उनके वालिद साहब खुद काजी ईसा साहब सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो 19 मेंबरान पर मुश्तमिल थी उसके मेंबर रहे हैं और पाकिस्तान के बानियों में उनका शुमार होता है। तो उसके लिहाज से और एक आइन जिसकी 85 साल है उसको उसकी तकरीब में वो शामिल हुए हैं, लेकिन उसका उन तकारीर से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हो सकता है कल मैं आपके खिलाफ केसों के फैसला कर रहा हूँ और आप कल मुझ पर भी तनकीद शुरू कर दें। तो उन्होंने क्लियर ये बात की और मैं समझता हूँ कि खुद खुश आइन बात थी कि कन्वेंशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी लोग जजों को मदऊ किया गया था। अब मुझे इसका पर्सनल इल्म नहीं है कि चीफ जस्टिस बशमूल बाकी सब जजों को बुलाया गया था या क्या किसको दावत दी गई थी, ये मेरे इल्म में नहीं है। शायद आपको उससे ज़्यादा पता हो इसके बाद में। लेकिन मैं नहीं समझता कोई मिसकॉन्डक्ट जैसे आप बात कर रहे हैं उस पर बहस हो रही है, वो वहाँ बैठ गए जाके। देखिए जज को होता है वो तो उन्होंने खुद एक बड़ी क्लियर जस्टिस फाइसा ने एक बात की कि उन्होंने हाथ में उठाया था कि हम सब आइन के ताबे हैं और उन्होंने एक हल्फ लिया हुआ है कि इस आइन को वो लागू करेंगे। तो जब वो इस पे उसके पाबंद हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहस की बात नहीं रह जाती। लेकिन उन पे अमित साहब आइन के ऊपर ही तो बहस शुरू हो गई ना कि आइन में 90 दिन का इलेक्शन, सारी बहस ही आइन पर हो रही है सर। वो अलग बात है, वो इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं था। वो एक अलग टॉपिक है जिसपे हम कई दिनों से हम आपके प्रोग्राम्स में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उन्होंने कोई बात की आइन के खिलाफ कि 90 दिन में नहीं होना चाहिए? वो कुछ जजों का एक व्यू था। मेजॉरिटी व्यू मेरे हिसाब से 3-5 की जजमेंट है, कोई लोग कह रहे हैं 4-3 की जजमेंट है। कंवर दिलशाद साहब, आइन की गोल्डन जुबली आज हम मना रहे हैं और पार्लियामेंट की राहदारियों में सजाया जा रहा है उनको। आइन के लिए एक यादगार तामीर की जा रही है डी चौक में। पूरे मुल्क में हुकूमत चाहती है कि इसको एक जश्न के तौर पे मनाया जाए। काजी फायजीसा साहब ने आइन की उस मोतबर किताब को पकड़ कर उसको बुलंद किया और कहा कि हम इसके साए में खड़े हैं और हमें खड़े होना चाहिए। झगड़ा ही सारा आइन के ऊपर हो रहा है, 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर। मुल्क तकसीम है, दानिश्वर तकसीम है, सहाफ़ी तकसीम है, सियासतदान तकसीम है, माजरत के साथ जज भी बजारन तकसीम है। वाज़ेह बात है 90 दिन की, पर तकसीम क्यों है इस पर? बहुत अच्छी बात हुई है कि आज पार्लियामेंट अपनी 50वीं सालगिरह मना रही है दस्तूर पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि कौमी असम्बली का इतना पुराना स्टाफ है, उन्होंने एक बहुत बड़ी अहम तकरीब में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र नहीं किया जिसका मैं आपको जिक्र करता हूँ। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे तो 14 अगस्त 2000 ज़ाहिर है कि उस पर 1973 में जो आइन का जो नफाज हुआ था, तो उन्होंने एक कराची की बहुत बड़ी एक रूहानी शख्सियत, बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हजरत बाबा ज़हीन शाह ताजी, उनको इनवाइट किया और उन्होंने दुआए खैर पढ़ी जिस वक्त दस्तूर पाकिस्तान पे दस्तखत हो गए। तो वो भी एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा है पार्लियामेंट का। तो किसी को ज़हन पे नहीं आया, वो तो रिकॉर्ड में है। मैं उस ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ रिलेशन में होता था, तो मैं ही बाबा ज़हीन शाह ताजी का मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से प्रोटोकॉल ऑफिस लगाया गया था। हम यंग थे, बच्चे थे। तो मैं ये सर ईद मलिक रूहानी से आपको एक रिकॉर्ड दुरुस्त के बारे में बात कर दी। आबद ज़बारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशनर ने खत लिखा है कौमी असम्बली के स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ीरो कर दिए, हमारी तो रिट ख़त्म कर दी, हम आइंदा इंतखाबात कैसे करवाएंगे? जब हमारे पास इख्तियार था सेक्शन 57 और 58 के तहत हम अपनी तारीखें तब्दील करने के हमें कानून ने इजाज़त दी थी, तो उन्होंने एकदम 4 अप्रैल ख़त्म कर दिए और तमाम शेड्यूल अपने हाथ में ले लिया, तमाम मामला अपने हाथ में रख लिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम तजवीज़ पेश करते हैं कि आइंदा इंतखाबात जो होने वाले हैं उसमें हमें भी पावर दी जाए, हमें भी पावरमेंट दी जाए। हम तो ख़त्म कर दिए गए, हमारे पास तो इख्तियार ही ख़त्म कर दिए गए। तो ये भी तो एक आइन और कानून के मुताबिक आप बातें तो करते हैं कि 90 दिन इंतखाबात होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, होने चाहिए। आर्टिकल 224 का हवाला हम भी देते हैं, आबद ज़बारी साहब भी देते हैं।
तो सारी बातें होती हैं, लेकिन किसी ने ये सोचा कि इलेक्शन की पाकिस्तान से इख्तियार खत्म कर दिए गए और उन्होंने तमाम शुरू अपने हाथ में ले लिया। और अच्छा हुक्म क्या कंवर किया साहब, ये कि बड़ा जनाब अच्छा, आपने बड़े अच्छा जिक्र, आपने बड़ा, आपने सही, आयत में लिखा हुआ। जी जी, आपने सही इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भेजा गया है, जो तजवीज़ भेजी गई है, आपने उसका बड़ा मुनासिब जिक्र कर दिया। सर 14 जनवरी को पंजाब की असम्बली तहलील होती है। 14 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक 5 हफ्ते पिंग पोंग खेला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। 22 फरवरी को चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस लेते हैं। 5 फरवरी तक गेंद उछाली जा रही है कभी गवर्नर के पास, गवर्नर कहता है मैं तारीख नहीं दूंगा, तारीख देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कहता है मैं तारीख नहीं दूंगा, तारीख देगा फलाना। 5 हफ्ते तक इबहम है, आइन एक तरह से बोतल है, यानी क्या होगा उस सूबे के नुमाइंदगी का, किसको मिलेगा, कब इंतखाबात होंगे। अब अगर 5 हफ्ते के बाद चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस ले रहे हैं तो क्या वो गलत होंगे फिर? हम चीफ जस्टिस साहब के एहतराम में कुछ नहीं कहते, वो ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया, लेकिन आइन में तरमीम की रिक्वेस्ट करते हैं। आइन का आर्टिकल 105 क्या कहता है? अब आप आर्टिकल 105 में तो पूरे इख्तियारात गवर्नर को दिए गए हैं कि जनाब गवर्नर ने तारीख देनी है। अब गवर्नर को तारीख नहीं दे रहे तो उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियार नहीं है कि वो तारीख दें। उन्होंने जाके गवर्नर से जाके मशावरत भी की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में, तो लोग गवर्नर साहब ने कहा कि मैं तो तारीख नहीं देता कि मैं तो असेंबली डिसॉल्व नहीं की थी, तो उन्होंने एक अपना मंतक पेश की। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कहा जी हालात ठीक नहीं है तो मैं भी तारीख नहीं देता। अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंजाब के तो पूरा 4 अप्रैल हुक्म जारी कर रही है कि 14 मई को इंतखाबात हुए हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा वो खामोश है। कैसे दरखास्त आएगी वो देखेंगे। नहीं सर, वो आप आगे चले गए, वो सर आप आगे चले गए, वो आप आगे चले गए। मैं वापस उस नुक्ते पे वापस चलते हैं अब जरा, 14 जनवरी वाले नुक्ते के ऊपर कि असेंबली तहलील हो गई है, अब कोई तारीख देने को तैयार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं कर रहा कि मेरी जिम्मेदारी है, सब दूसरों पर उछाल रहे हैं। इसी खेल में 5 हफ्ते आपने गुजार दिए। आइन की 90 दिन की कदगन थी, 90 दिन में से यानी 12 हफ्तों में से 5 हफ्ते गुजर गए, अब बाकी रह गए 7 हफ्ते। वक्त खत्म हो रहा है 90 दिन का, कोई तारीख देने को तैयार नहीं है। अगर चीफ जस्टिस भी नोटिस ना लेते, ये तो बाकी 7 हफ्ते भी गुजार देते, तो किसी को तो जवाबदेह ठहराना है ना फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि आर्टिकल 105 में तरमीम कर लें, तो उसमें कह देंगे जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख देने का मजाज है, तो उसको तरमीम करवा देते हैं। जो आर्टिकल 105 बुनियादी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का आर्टिकल 105 कहता है गवर्नर देना है, तो इंटरप्रिटेशन करने की क्या जरूरत है? इंटरप्रिटेशन तो पेशवार करते रहे। ऐसी इंटरप्रिटेशन तो उन्होंने आर्टिकल 63(1) में कर दी कि वोट कास्ट हो सकता है, वोट काउंट नहीं हो सकता। कहाँ लिखा हुआ आइन में? दावा ज़बैर सब जवाब दे रहे हैं इसका। आइन में लिखा हुआ कि आइन को वोट कास्ट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ये किसने कहा था? ये इंटरप्रिटेशन किसने इजाजत दी थी? तो ये देखिए, उनके जजों ने ये कहा, उनके 2 मौजूद जजों ने कहा कि जनाब आप आइन की रीराइटिंग कर रहे हैं, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। नहीं, तो हमारी रीराइटिंग वाली बात कंवर साहब, रीराइटिंग वाली बात वो 63A के बारे में कर रहे हैं उनके जजेस, साथी जजेस। 90 दिन के बारे में तो जो 9 जजेस थे उनमें से 6 जजेस अलहदा हो गए, लेकिन 6 में से किसी ने ये नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने टेक्निकल बातों के ऊपर जरूर अपने फैसले दिए, हत्ता कि अतर मिनल्ला साहब का 25 सफात का फैसला है, उसमें 25 लफ्ज भी 90 दिन के बारे में नहीं। तो देखिए बात यह है कि जनाब आप, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमें बड़ा पूरे पाकिस्तान जो पार्लियामेंट कमजोर हो गई है, जो पार्लियामेंट कमजोर है वहाँ, जब तब सुप्रीम कोर्ट ही आगे उस खाना पूरी कर रही है, ठीक कर रही है कि जहाँ भी नजरिया होता है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है कि जहाँ खला पैदा हो गया तो कुदरत के निज़ाम आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बड़ा सही फैसला किया कि जनाब उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन करवा दें, और ये उन्होंने डेट भी जो, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब अपने 4 अप्रैल का जो उन्होंने कलम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ थोड़ी सी हकायत भी तो देखने चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल हदायत दी, मुकम्मल अपना जजमेंट दी 400 फीट में कि जनाब ये हालात की वजह से हम इसको 8 अक्टूबर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो साथ वो ये भी तो कहते हैं ना कि पहले सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कहती है ना कि सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कहती है कि जनाब परवेज इलाही साहब तशरीफ लाए ना, आपने असेंबली किस खुशी में डिसॉल्व की थी, आपके पास इख्तियारात है। चले यही नुक्ता मैं लेके आबिद जुबैरी साहब के पास, यही नुक्ता मैं आबिद जुबैरी साहब से इस पे रानुमा ले लेते हैं। आबिद जुबैरी साहब, आर्टिकल 63 तक जा सकते हैं और आगे तक ऐसा सेक्रेटरी डिफेंस भी आ जाए और सेक्रेटरी खजाना भी आ जाए और सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल भी आ जाए,
तो क्या वो ये नहीं कह सकते परवेज इलाही साहब हमें जरा आप डेफिनेशन दें आपने ठीक है आबिद जुबैरी साहब, इस पे जरा पहले फरमा दें, फिर मैं आपसे आज 10 अप्रैल की जो डेडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल करूंगा कि क्या आइन में जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज हैं, चीफ एग्जेक्टिव चाहे वो प्रोविंशियल चीफ एग्जेक्टिव है या वो नेशनल चीफ एग्जेक्टिव है, क्या उसके ऊपर कोई कंडीशन या कदगन है कि वो सो एंड सो केस में असेंबली तहलील कर सकता है और वरना नहीं तो तहलील कर सकता, उसका प्रोगेटिव नहीं है, वो मशरूत है। बहुत देखिए, मैं पहले बहुत इज्जत के साथ बहुत सीनियर कंवर साहब हैं, उनकी बात से मैं इख्तिलाफ करता हूं क्योंकि उन्होंने वो 63A पे भी चले गए और उन्होंने तनकीद शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल आप फैसले की तनकीद कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़रा ये बहुत सीनियर आदमी, हम इनको बहुत, जब ये सेक्रेटरी भी हुआ करते थे हम इन्हें बड़े गौर से सुनते थे क्योंकि हमने बहुत सीखा है जब इलेक्शन के केसेस करते थे। लेकिन ये 105 की आपसे बात कर रहे थे अभी, और काश ये अगर हम पढ़ देते आयशा, उसमें देखिए खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो गवर्नर साहब ने एडवाइस मानते हुए डिसॉल्व कर दी। फिर 105(3) उस पे आ जाता है, आर्टिकल 105 सब क्लॉज 3, वो कहता है द गवर्नर हैज टू गिव अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। ये आइन में इसमें री राइटिंग कहाँ हो रही है कानून की? उन्होंने 90 दिन के अंदर तारीख देनी है 105(3) के तहत। और ये कौन पूछ सकता है प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से? आइन में कोई कदगन लगाई है उनके डिसोल्यूशन पे? या तो कहते नहीं कर सकते, डिसोल्व नहीं कर सकते। देखिए जैसे पंजाब के उसमें गवर्नर ने नहीं एडवाइस मानी और वो खुद ही तहलील हो गई। वहां खैबर पख्तूनख्वा में एडवाइस मान ली गई, वो उन्होंने गवर्नर साहब ने उसको तहलील कर दिया, इसलिए वो 105(3) में पाबंद थे नॉट लेटर देन 90 डेज में तारीख देने की। वो उठा के तारीख पहले मई में देते हैं और फिर उसको 8 अक्टूबर ले जाते हैं। ये किस तरह से उन्होंने बदल दी? जब तारीख दे दी गई और 90 दिन से आप आगे जा नहीं सकते, तो यही उन्होंने एक वायलेशन कर दी थी। और देखिए जो 1 मार्च का फैसला था उसके अंदर उनको फर्क कर दिया गया था। वहां सदर ने, आपको याद होगा, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख दे दी थी, कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया कि सदर की कोई पावर नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा के मामले में तारीख देने की, वो गवर्नर साहब को ही देनी है। ये आपको याद होगा उस फैसले का हिस्सा, हर कोई भूल जाता है ये बात, उस फैसले के था। फिर जहां पंजाब की बात थी, उन्होंने कहा यहां आर्टिकल सेक्शन 57 को कोई इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है, बड़ा अफसोस है क्योंकि इलेक्शन कमीशन, ये उसके वहां सेक्रेटरी रहे, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पार्टीजन हुआ है इस वक्त। उसने एक तारीख दी सदर की मुशावरत से, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फिर खुद उसको तब्दील कर दिया। शेड्यूल की ये बात करते हैं कि शेड्यूल चेंज नहीं हो सकता क्योंकि खुद उठा के दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पॉइंट। आपको याद होगा कासिम सूरी का जब केस हुआ, वहां स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, एक डेप्यूटी स्पीकर ने एक रूलिंग दी, उसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशन, जबकि आर्टिकल 69 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि आप उनकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करें। कोर्ट ने कहा जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात होगी हम इंटरफेयर करेंगे। उस वक्त किसी को बुरा नहीं लगा। वो जज थे, वो 5 जज थे, उन्होंने फैसला किया, जिसमें ये 3 जज थे जिन पे अभी तनकीद की जा रही है। तो उसमें उन्होंने पूरा शेड्यूल दिया था किस तरह से नो कॉन्फिडेंस मूव इस वक्त होगी, रात को अदालत भी लगी। जी बिल्कुल 12 बजे का वक्त दिया था अदालत ने कि असेंबली का इजलास इस वक्त बुलाया जाएगा। वो सही था। वहां एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए, उन्होंने किताब उठाई, एक डायरी उठाई और चले गए। वो भी कह सकते थे कि मैं नहीं मानता, जैसे आजकल बातें हो रही हैं कि जी हम नहीं मानते, हम ये नहीं करते, फंड नहीं देते। इलेक्शन कमीशन की पावर इलेक्शन कमीशन ने खुद कम की है। मैं तो कहता हूं कि जजेस ने बड़ा तहम्मुल का काम लिया है कि उन पे आर्टिकल 6 नहीं लगा, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, सबवर्ट किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने उसको कहा कि ये उन्होंने इलीगल काम किया, इसलिए उन्होंने रिट इशू कर दी। लेकिन देखिए अब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं ना, 90 डे की कोई बात नहीं करता कि 90 दिन में हो चाहिए। अगर ये बात थी तो चैलेंज ये होना चाहिए था, फिर क्यों नहीं चैलेंज किया गया? जो पॉलिटिकल पार्टी, सबको सुना गया कि जी ये पाबंदी नहीं थी, इन्होंने एडवाइस जो थी ये गलत थी, इस पे किसी ने आर्ग्यू नहीं किया, सबको अपॉर्चुनिटी मिली। वहां सब लोगों ने कहा फुल कोर्ट होना चाहिए, एप्लीकेशनें दी गई, खुद पॉलिटिकल पार्टीज के बुकला ने उसे विड्रॉ किया। देखिए ये सब चीजें आप हकाइक सामने आने चाहिए। हमें देखिए, हम आइन की बात कर रहे हैं, हम सब आज ताबे हैं। अच्छा आबिद साहब इसके बारे में फरमाइएगा कि आज 10 तारीख आखिरी तारीख थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 21 अरब रुपए ट्रांसफर होने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में, पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। आज हुकूमत ने साफ साफ कह दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं देंगे। वजीर खजाना ने फ्लोर पे कह दिया। मैंने नहीं सुना, तो फिर ये कंटेम्प्ट के उसमें चले जाएंगे अगर ये कह दिया। मैंने तो सुना है कि वो पार्लियामेंट में रिफर हो गया आर्टिकल 84 की तरह सप्लीमेंट्री। वही बात होगी ना सर, वही बात होगी ना कि नहीं दे रही ना हुकूमत पैसे।
उसका नहीं देखिए ना, अगर अगर उन्होंने वहां अगर पार्लियामेंट में आर्टिकल 84 पे ले गए तो हो सकते हैं वो कह सकते हो क्योंकि हमने बजट के अंदर इसके पैसे नहीं रखे थे। जबकि कल मैं सुन रहा था शब्बर जैदी साहब के एक प्रोग्राम में था, उन्होंने कहा हमारा टोटल आउटले 7,500 बिलियन का था, तो 20 सर बिलियन एक 21 सर बिलियन वजीर बहुत कम आजम के अमाउंट है। वजीर आजम के दौरों के ऊपर और वजीर आजम के वो रुफका ठीक के है, दौरों के तो ये ऊपर लेकिन उसके लिए ये सप्लीमेंट्री इनको पैसे रखे गए, उसके लिए 30 अरब तो सप्लीमेंट्री ग्रांट डिमांड की गई, वो मिली, तो इसके लिए नहीं मिल सकते ठीक है, तो यहाँ भी अगर सप्लीमेंट्री कर दें, लेकिन वो इशू कर सकते हैं, उसकी अप्रूवल बाद में भी ली जा सकती है। मेरा इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 84 का ये है कि आप उसको सैंक्शन कर दें और उसकी ग्रांट ले लें, पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर दे। अब यहाँ इशू आएगा कि कल पार्लियामेंट उसको मना कर दे, क्योंकि अभी सुना है सिलेक्ट कमेटी में गया, यही मुझे बताया गया, मैंने खुद नहीं देखा, सिलेक्ट कमेटी में गया, सिलेक्ट कमेटी आके वो रिजेक्ट कर दे पार्लियामेंट, तो फिर क्या होगा, यहाँ मुसीबत आएगी। देखिए अगर वो मैं करता हूँ हुकूमत आ चुका है, उसको वो नहीं मना कर सकते। राइट। अगर कोई पार्लियामेंट इस तरह की बात करेगी कंवर गैर दिलशाद आईनी और गैर कानूनी होगी। कंवर दिलशाद साहब, आज आखिरी तारीख थी, इसी तरह फिर 17 अप्रैल की तारीख है, सिक्योरिटी के मामला सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए जाएंगे। अगर आज हुकूमत ये नहीं कर रही तो फिर सिक्योरिटी के ऊपर भी कह सकती है कि हमारे पास फोर्सेस नहीं है, तो मामला कंटेम्प्ट की तरफ जाएगा या अदालत को अपने फैसले को रिविजिट करना पड़ेगा? नहीं जनाब, आवाज ज़ुबैर साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने बड़े अच्छे लफ्ज़ में मुझे याद किया। मैं इंतहाई आपका एहतराम करता हूँ और हम भी आपसे मैं आपका बहुत एहतराम है। लेकिन मैं आपके सामने हम तिफली रख्तब हैं, आपके सामने आप प्रैक्टिकल तौर पर है, हमने किताबें पढ़ी हुई है, बस इतना मामूली फर्क तो है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें हो जाती है। मैं नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मेरी सही रहनुमाई फरमाई। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली। उन्होंने बाकायदा तौर पर तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरों को तमाम हदायत जारी कर दी है, ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया, मीडिया की भी जारी कर दिया। आज उन्होंने फॉरन जो बाहर से जो आपको अपने ऑब्जर्वर आने, उनका भी ज़ाब्ता इखलाक के बारे में पूरी पॉलिसी दे दी है और तमाम तैयारियां हो गई है, ट्रेनिंग भी हो गई है और अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक अपनी मुकम्मल तौर पर वो तैयार हो चुके हैं। लेकिन बाकी लगे फंडिंग के मामले में, तो ये वफाकी हुकूमत फंडिंग जो है उसके बारे में उन्होंने पार्लियामेंट को भिजवा दिया है। तो ये आवाज़ ज़ुबैरी साहब इसके बारे में रोशन डाल सकते हैं कि पार्लियामेंट में जाना था, जरूरी था या नहीं था। लेकिन हमने इस डार की जो तकरीर सुनी है तो उसमें उन्होंने कहा ये कंसोलिडेशन जो है हमारी, उसके तहत हमें पार्लियामेंट से इजाजत देनी पड़ती है। तो खैर पार्लियामेंट को इजाजत देनी चाहिए। इलेक्शन 21 अरब की खास इतनी ज्यादा रकम नहीं है 21 अरब में, तो वो भी हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वो कच्छ के इलाके में शदीद जो है वो एक्शन हो रहा है और तकरीबन 14-15 हज़ार पुलिस कार्रवाई जारी है। मुमकिन है 14 मई से पहले वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए, लेकिन सारी तरफ से हालात ऐसे हैं जिसकी बना पर जो है ये इलेक्शन जो है आगे सही डेट होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे इस हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी। ब्रेक के बाद खुशामदेद। गुज़श्ता बरस कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में 9 अप्रैल की शब यानी 10 अप्रैल 2022 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया, जिसके बाद 13 जमाती इत्तेहाद बरसर इक़्तिदार आया और शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। आज PDM की वफाकी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इस 1 साल में मुल्क के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 47% से ज़ायद इजाफे ने गरीबों के मुँह से निवाला तक छीन लिया है। मुआशी बदहाली का यह आलम है कि मुफ्त आटे के हुसूल में 16 के करीब लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस 1 साल के दौरान गैर मुल्की ब्रांड्स के 3 यूनिट समेत मुल्क के तकरीबन तमाम 30 मोबाइल फ़ोन असेंबली यूनिट्स बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से 20,000 मुलाजमीन अपनी मुलाजमतों से महरूम हो रहे हैं। रवां साल जनवरी में यह अफसोसनाक रिपोर्ट भी सामने आती है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात में कमी के बायस तकरीबन 70 लाख वर्कर्स को नौकरियों से निकाल दिया गया है। गुज़श्ता 1 साल से सनती शोबा मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है और छोटे बड़े सनती यूनिट्स पर ताला लग चुका है, जिससे मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हो रहा है। एक्सपोर्ट्स में कमी के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी से रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। रवां साल जनवरी में मुल्क की बड़े दर्जे की सनतों के 19 शोबों की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई, जिसमें टेक्सटाइल सनत में 14.2% कमी, यौन और कपड़े की सनत में 18% कमी, ऑटो सेक्टर में 7%, स्टील की पैदावार में 9%, केमिकल मसनूआत में 8%, फार्मास्यूटिकल में 24% और रबर की मसनूआत में 8% कमी हुई।
इन बदतरीन हालात के बावजूद हुकूमत के बैरूनी दौरों और अलल तललों में कमी के बजाय इजाफा होता गया। रवां माली साल के 9 माह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके हमरा बैरून मुल्क जाने वाले वफूद ने अपने क़याम तवाम पर इस बहरान ज़दा कौम के 1 अरब 31 करोड़ 13 लाख रुपए से ज़ायद उड़ा दिए। गुज़श्ता एक बरस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाही काबीना के अरकान की फौज जफर मौज 83 तक पहुंच गई। PTI की गुज़श्ता हुकूमत में 8 अप्रैल 2022 तक रुपए के मुकाबले में $1 का रेट 188 रुपए था, लेकिन अब शहबाज शरीफ की हुकूमत में ओपन मार्केट में $1 300 रुपए से भी तजावुज कर गया। इमरान खान की हुकूमत में 1 अप्रैल 2022 को फी लीटर पेट्रोल की कीमत 149 रुपए 86 पैसे थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ की हुकूमत में पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर हो चुका है। इसी तरह इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक अफरात ज़र की शरह में 27.55% इजाफा हुआ। इसी अरसे में अशियाई खुरोनोश की कीमतों में 30% से ज्यादा इजाफा हुआ। पानी, बिजली, गैस वगैरह की कीमतों में 27% से ज्यादा इजाफा हुआ। मुर्गी का गोश्त 83% तक महंगा हुआ। गंदम 78% तक महंगी हुई। चावल 65% तक महंगे हुए। दालों की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ। खुला दूध 29% तक महंगा हुआ। इसके अलावा शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने अगस्त 2022 में कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में 27 तरामीम मुतारिफ करवाई, जिसका मकसद बज़ाहिरन हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों और उनकी क़यादत को फ़ायदा पहुंचाना था, और वह फ़ायदा हासिल हुआ। मई 2022 में हुकूमती इत्तेहाद PDM ने कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट में तरामीम का बिल मंजूर करते हुए आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुताल्लिक PTI की साबिका हुकूमत की तरामीम खत्म कर दी। PTI ने इत्तेहादी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन लिया। यानी मईशत का मैदान हो, सियासी मैदान हो, वहां तो इस एक साल में कोई खास खातिर ख्वाह कामयाबी हमें नजर नहीं आती। कानून साजी के और आइन साजी के मैदान में भी हमें वही कानून साजी या आइन साजी नजर आती है जिसका फायदा हुकूमत में शामिल जमातों को हुआ। अवाम के से जुड़ी हुई कानून साजी यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमें दिखाई नहीं देती। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ गुल साहब और सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब। इम्तियाज़ गुल साहब, यह है इस एक साल का इस हुकूमत का गोशवारा। अगर 3 महीने हो, 6 महीने हो तो हुकूमत कहने में एक बजानिब है कि अभी तो हुकूमत शुरू हुई है, अभी तनकीद नहीं हो सकती। ये तो 1 साल मुकम्मल हो गया, यानी अगर इस हुकूमत के पास 5 साल होते तो उसमें से 1/5 यानी 20% अरसा इक़्तिदार गुजर चुका है। इसके बावजूद हुकूमत कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो हर जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल रही है। तो आप जैसे आपने अमीर ज़बरदस्त वो जो आदाद शुमार आपने पेश किए, लेकिन मैं समझ रहा था कि आप मजाक कर रहे हैं, इसलिए कि आज हमने वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुनी, बल्कि इसहाक डार साहब की भी तकरीर सुनी, तो दोनों ये फरमा रहे थे कि हमारी पेशरो हुकूमत यानी PTI की हुकूमत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत को बर्बाद कर दिया है, और ना जाने वो कौन कौन से गुनाह करदा ना करदा जो कि उन्होंने तमाम तर PTI के खाते में डाल दिए। लेकिन अभी आप मुझे बता रहे हैं उनको तो आए हुए अभी साल से ज़्यादा होने लगा है। वो बड़ी एक अजीब-ओ-गरीब सी सूरत हाल आज पैदा हुई। इसी हवाले से मुझे लग रहा था, एक लतीफ़ा याद आया कि एक जहाज़ क्रैश हुआ, उसमें एक बंदर ने सर्वाइव किया, इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में वो जो बंदर से पूछा गया कि जब क्रैश हुआ तो आप क्या देखा आपने, उसने कहा कि पायलट क्या कर रहा था, उसने कहा वो सोए हुए थे, एयर होस्टेसेस क्या कर रही थी, वो सोए हुए थे। कहते अच्छा तो क्रैश होना ही था, तो आप क्या कर रहे थे, बंदर से पूछा। कहते जी मैं जहाज़ चला रहा था। तो मुझे कुछ ये लग रहा है कि बड़ी कोई खुदगर्जी का, बेहिसी का, एक लिहाज से बेगैरती का कहते हुए अच्छा नहीं लगता। एक ज़माना है कि अब तमाम तर इक़्तिदार आपने संभाल भी लिया, उसके बावजूद आप मुसलसल वो स्केप कोटिंग कर रहे हैं, दूसरों पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस हद तक गिरावट हो जाएगी, और वो भी आदाद शुमार की मौजूदगी में, यानी वो आदाद शुमार जिनकी बुनियाद पे ये हुकूमत और मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF का 7वां और 8वां रिव्यू क्लियर करवाया था। ये जो हमारी ये हुकूमत एक लिहाज से झूठ भी बोलती है कि सारा किया करा इमरान खान का है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने उनकी मौजूदगी में 7वां और 8वां रिव्यू जिसका ताल्लुक था PTI की कारकर्दगी से, वो क्लियर करवा दिया था। बिल्कुल 9वां रिव्यू जो करना था वो मौजूदा हुकूमत ने, और
वो भी उन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो कि जिनका ज़हूर हुआ है अभी गुज़श्ता 10-11 महीने के दौरान। तो बड़ी एक इंतहाई अफसोसनाक सी सूरत हाल है। मुझे नहीं मालूम कि और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। एजाजुल हक साहब, आप क्या कह सकते हैं? कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप क्या कहेंगे? जो एक साल का ये हुकूमत का नामा अमाल हमारे सामने है, कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही जो काबिल फ़ख्र हो, जिस पर हुकूमत की खुल के तारीफ़ की जा सके, जिस पे इत्मीनान महसूस किया जा सके? देखिए, काबिल काबिल फ़ख्र तो वो तमाम बातें हैं जो इम्तियाज़ साहब ने जिनका ज़िक्र कर दिया और जिनका आपने ज़िक्र कर दिया कि पाकिस्तान को बिल्कुल वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, बंद गली में, कि जहाँ से निकलने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक जमात या सब मिलकर भी कोशिश करें तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कारकर्दगी इस हुकूमत की रही है अच्छी, तो वो रही है अपने लिए। ये तमाम जो कवानीन है, जो नैब के कवानीन थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन थे, और जो जो बाकी कवानीन थे, वो सब अपने मुफाद के लिए तब्दील करवा लिए हैं, अपने केसेस को ख़त्म करवा लिया है। कोई सारे दांत जो हैं वो नैब के और दीगर इदारों के निकाल लिए, और अब उनको अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने इतने बड़े सफ़ेद हाथी हमें पालने की क्या ज़रूरत है, जब उनमें से निकलना ही कुछ नहीं। नोटिसेस जो FIA दे रही है, जो पुलिस गर्दी हो रही है, आपने देख लिया कि ये हमारे सबके सामने। मेरा नहीं ख्याल कि तारीख में कभी किसी अबूरी हुकूमत, निगरान हुकूमत के होते हुए जो कुछ ज़मान पार्क पे हुआ, जो कुछ जिस तरह से लोगों को, सैकड़ों लोगों को उठाया गया, अब तो हज़ारों की तादाद हो गई है, उठाकर उन्हें बंद कर दिया गया, कई लोगों को गायब कर दिया गया, और कई कई दिनों के बाद वो सामने आए, ना उन पे पर्चा कटा, ना उन पे कोई केस हुआ, उसके बावजूद उनको उठा कर ले गए। तो ये तो ऐसे जैसे कि कोई स्टेट टेररिज्म कर रहे हो यहाँ पर आकर, और किसी बदले की नीयत से आए हों। उस वक्त तो इनको बड़ा शौक था, बड़ी लालच थी हुकूमत में आने की। इमरान खान साहब का भी कोई इतना डंका नहीं बज रहा था उस वक्त, अप्रैल लास्ट ईयर, जब ये रिजीम चेंज की गई, और ये इस ख्वाहिश के साथ आए थे कि हम जाने के बाद कोई 6 माह साल परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन लड़कर दोबारा आ जाएंगे। उस वक्त देखें, ये 3 चॉइसेस रखी गई थी इमरान खान साहब के सामने जब ये रजीम चेंज हो रही थी और बातचीत उनसे हुई थी। एक ये था कि कोई इन हाउस चेंज कर दें असेंबली के अंदर से, या वो इस्तीफ़ा दे दें, या फिर इलेक्शंस में चले जाएं। तो इस बात पे भी PTI की हुकूमत तैयार हो गई थी उस वक्त के इलेक्शंस करवाते हैं, और अगर इलेक्शंस करवा दिए जाते तो यही लोग जो अभी वहाँ बैठे हुए हैं, ये पब्लिक मैंडेट लेकर आ जाते। सही। एक खुद बनी बनाई ऑपोजिशन को ले आए हैं, और उसके बाद ना वो को डिलीवर कर सके, ना ये डिलीवर कर सके। जी एजाज साहब, एक वक्फा यहाँ मुझे शामिल करना पड़ रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू यहीं से शुरू करें। ब्रेक के बाद खुशामदेद। इम्तियाज़ गुल साहब, इम्तियाज़ साहब, अगर हम लेजिस्लेशन की हद तक बात करें, इस एक साल के अंदर कोई पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन पाकिस्तान की पार्लियामान खातिर ख्वाह कामयाबी के तौर पर सामने नहीं रख सकी है, लेकिन जहाँ इस पार्लियामेंट में बैठी सियासी जमातों के मफाद की लेजिस्लेशन थी, तो हम देखते हैं कि वो 40 से 45 घंटे के अंदर कर ली जाती है। यानी चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना है तो फौरी तौर पर काबीना का इजलास होता है, काबीना के इजलास से मंजूरी के फौरी बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी कौमी असम्बली में भेजा जाता है, वहाँ से फौरी मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में, अगले ही रोज़ सेनेट में। 40 घंटे के वक्त के अंदर इतनी अहम कानून साजी कर दी जाती है, लेकिन एक साल के अरसे में अवामी मुफाद के लिए कोई कानून साजी हमें नहीं मिलती। तो अमीर, इस पे आप हैरान क्यों हो रहे हैं? हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, वो तो बार बार बेचारे अब चूँकि बाहर चले गए हैं PMLN से अमलन, तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये तो 1-2% लोगों के लिए ये रिपब्लिक बनी हुई है, बाकी लोग गधे घोड़ों की तरह उनकी खिदमत पे मामूर हैं। और इसमें मेरा ख्याल है जो कुछ इन्होंने किया वो अपने मफाद में किया। अब इसी से देख लें, पाकिस्तान की मुकन्नना ने
और कुछ जजों ने एक नई तारीख रकम की है। अब जैसे देखिए कि टाइमिंग को देखें कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने के लिए जो सुओ मोटो आर्टिकल 184(3) के तहत उनको हासिल हैं, किस तरह पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेके आए, वो कौमी असम्बली से पास हुआ और 3-4 घंटे के अंदर अंदर काजी फैज़ ईसा साहब ने बिल्कुल एक गैर मुतल्लिका मुकदमे में फ़ौरन एक बॉम्ब शेल गिराया, ये कह के कि जी सुओ मोटो के हवाले से जितने भी मुकदमे हैं उन पे कार्रवाई रोक दे और इसके जब तक नए प्रोसीजर, नए कवानीन और ज़वाबित नहीं बनते उस वक्त तक इसकी कोई कार्रवाई ना करे। और उससे 15-16 घंटे के अंदर सेनेट में भी वो बिल पास हो गया। तो कितनी कमाल महारत दिखाई जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने और उन तमाम साथियों ने जो कि हर हाल में इस मुल्क पे हुक्मरानी करना चाहते हैं। हर इदारे की अताअत उनको चाहिए, ताबेदारी चाहिए, और इंशाअल्लाह ये हालात अगर ऐसे ही रहे तो जिस इदारे की मदद से ये लोग हुकूमत में आए, बहुत जल्द इनकी तोपों का रुख उस इदारे की तरफ भी होगा, क्योंकि ये ब्लाइंड कंप्लायंस चाहते हैं, यानी बिल्कुल अंधी वफादारी, अंधी ताबेदारी चाहते हैं, और इसीलिए वो काम करेंगे जो इनके मफाद में। अवाम तो उनके कंधों पे सवार होकर आ तो जाते हैं, और फिर जब इलेक्शन का मौका आता है तो अपने जितने पैसे इन्होंने बनाए होते हैं उसमें से 5-10% ये खर्च करके अपने लिए वोट ये यकीनी बना लेते हैं। लिहाजा इस पे हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। इनके आने का बुनियादी मकसद यही था जो नैब कवानीन में तब्दीलियाँ थी, अब जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के पीछे पड़ गए। इसके साथ साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी और तौहीन अदालत के हवाले से भी मेरा ख्याल है बहुत जल्द कानून आएगा, क्योंकि ये ख़ुद को तौहीन अदालत के कानून से भी बचाना चाहते हैं। एजाजुल हक साहब, बहरहाल आपकी वाबस्तगी अब एक सियासी जमात की तरफ है, लेकिन एक अरसा हो गया है आपको पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की पार्लियामान में मुंतखब होते हुए। जो आज गोल्डन जुबली मनाई गई पाकिस्तान के आइन की, एक तरफ हुक्मरान इत्तेहाद फ़ख्र से और इसके ऊपर ड्रम बीटिंग कर रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी रियासत की कि आज 50 साल आइन को मुकम्मल हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही हुक्मरान इत्तेहाद 2 सूबों के अवाम को कहता है कि 9 महीने तक हम आपको मुंतखब ऐवान देने को तैयार नहीं हैं। यानी 14 जनवरी 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक हम आपको ऐवान नहीं देंगे मुंतखब, आपको बगैर नुमाइंदगी के रखना चाहते हैं। ये जो तजाद मौजूद है सियासी तबके के कॉल फेल के अंदर, क्या ये तजाद मजीद इस अशराफिया को, इस स्टेटस को कायम रख सकता है फिर? देखिए, स्टेटस को तो कायम नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं जाकर तो ये बीच में मतलब इंटरवेंशन तो होगी, लाजमी बात है। लेकिन देखें, 2 चीज़ें मैं बड़े ऑब्जर्व जो मैंने की हैं। एक तो ये कि ये पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट का, जैसे अभी जिक्र किया गया कि इनकी तोपें जो है वो उस तरफ उनका रुख ये बहुत जल्दी मुड़ जाएगा, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं जाकर अपनी जो उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, वो न्यूट्रलिटी को साबित करना पड़ेगा। बोलेंगे जी इनफ इज़ इनफ, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं जाकर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। माजी में अगर आप देखें ना, 1988 ऑनवर्ड्स ले लेते हैं कि जब भी कभी ऐसा हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट और या 77 में चले जाएं कि कोई पॉपुलर गवर्नमेंट हो या उसके खिलाफ कोई पॉपुलर तहरीक चल रही हो तो कोई फौजी इंटरवेंशन हो जाती थी। इसी तरह 99 में भी फौजी इंटरवेंशन हो गई। 88 के बाद ये हुआ कि 58(2)B के हवाले से जब भी एस्टेब्लिशमेंट का या जो ट्रॉयका था, सदर, एस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पर 2 एक साइड पे हो जाते थे, तीसरे की छुट्टी करवाते थे, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या चाहे कोई और हो। तो वो होता ये था कि जब भी कोई ऐसा मसला पैदा होता था तो इलेक्शंस आ जाते थे। ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि रिमेनिंग विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल रिपीट, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर रहते हुए और अपने आप को ए पॉलिटिकल कहते हुए, दे आर बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्टिंग द, मैं कहता हूँ, मोस्ट अनपॉपुलर गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यानी पीटीआई की मकबूलियत का अपना तो उनका एक नैरेटिव था जो गया, लेकिन इनकी जो
अगेंस्ट से लोग नफरत थी, उससे उनका जो है वो ग्राफ जो है वो ऊपर गया। तो अब ये जब सपोर्ट कर रही है एस्टेब्लिशमेंट इनको, तो सारा बैकलैश भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ रहा है। और आपने देखा कि सोशल मीडिया हो गया जो किसी ज़माने में एक्टिव नहीं होता था, या दीगर जराए जो हो गए, या अपना मीडिया हो गया, कहीं ना कहीं वो निशानदेही ज़रूर करते रहते हैं। अब देखें, जिन लोगों के केसेस ख़त्म करवाए गए, एनआरओ करवाए गए, खुद मान गए बाद में, जनरल बाजवा साहब ने खुद जिक्र कर दिया 2-3 जगह, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे वो नहीं थे, इंटरव्यूज नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उस पर तबसरे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है सही। कि अगर हम ना निकालते तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ना था, अगर हम ये ना करते तो ये हो जाता। तो कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई है, जिस गलती का अजाला 22 करोड़ आवाम जो है भुगत रही है, महंगाई की सूरत में, कुछ ना कुछ तो ऐसा बेरोजगारी की है, सूरत में, लॉ आप एंड कहना ऑर्डर की चाहते हैं सूरत कि में, जिसकी या पर्दादारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब और इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ थे। अहम बात एजाजुल हक साहब ने ये कही कि ज़्यादा अरसे तक इस किस्म की सूरत हाल कायम नहीं रह सकती है। बहरहाल फिर लोग भी रद्दमल देते हैं, और हम तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में, जिन जमहूरियतों को हम आइडियलाइज़ करते हैं तरक्की पजीद ममालिक के अवाम, वहाँ पर तो लोग किसी सूरत भी एक लम्हे की ख़ता या लग्ज़िश अपने हुक्मरानों की बर्दाश्त नहीं करते। वो लोग बाहर निकलते हैं और ऐसी जगहों पर जाकर उस नौयत का एहतजाज भी करते हैं जिसका तसव्वुर पाकिस्तान जैसे ममालिक में किया भी नहीं जा सकता। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली।